नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां राजनीति में भवानीपुर एक बार फिर केंद्र में है। भवानीपुर उपचुनाव में प्रचार का आज आखिरी दिन है। यहां से ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी ने प्रियंका टिब्रेवाल को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने आज आरोप लगाया कि टीएमसी समर्थकों ने दिलीप घोष पर हमला किया। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें गौर से देखिएगा। इन तस्वीरों को हमले के आरोपों के बाद शुभेंदु अधिकारी ने खुलकर टीएमसी और ममता बनर्जी को घेरा। कहा उनके लोग डरने वाले नहीं हैं। हंगामे के बीच सुरक्षा कर्मियों ने पिस्तौल, देखिए सुरक्षा कर्मियों ने पिस्तौल लहरा दिया। बवाल और बढ़ गया। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। भवानीपुर में दिलीप घोष उस समय प्रियंका टिब्रेवाल के लिए कैंपेन कर रहे थे, अलग अलग वार्ड्स में जाने का प्रयास कर रहे थे। उनका यह आरोप है, बीजेपी का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता उन्हें प्रचार नहीं करने दे रहे थे। और इसको लेकर टीएमसी और बीजेपी में जब झड़प हुई तो सुरक्षा कर्मियों ने, जो दिलीप घोष की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी थे, गौर से देखिए, उन्होंने हथियार निकाल दिया। और यह हथियार, पिस्तौल जब आप निकाल लेते हैं, स्पेशली अगर आप पर्सनल सिक्योरिटी डिटेल होते हैं किसी वीवीआईपी की, तो इसका मतलब वीवीआईपी की जान को खतरा है या खतरे का अंदेशा बड़ा है। सुनिए। सिचुएशन बहुत नाजुक है। इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा है। इलेक्शन कमीशन को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। पूरा हालत बहुत नाजुक है। सिचुएशन डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव होने का माहौल भी नहीं है, लेकिन भाजपा वर्कर आखिरी दम तक ये चुनाव लड़ेगी और हम लोग जमीन नहीं छोड़ेंगे। और आज तक संवाददाता अनुपम मिश्रा इस समय मेरे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अनुपम, आखिर स्थिति एकाएक ऐसे कैसे गरमाई कि पिस्तौल निकालने की नौबत आ गई? हुआ क्या? गौरव, देखिए आज आखिरी और वो शुरुआत हुई दिलीप घोष के भवानीपुर में चुनाव प्रचार कार्यक्रम के दौरान, जहां पर दिलीप घोष जैसे ही पहुंचे चुनाव प्रचार करने, वहां पर टीएमसी कार्यकर्ता एकत्रित हो गए। उन्होंने दिलीप घोष को टीज करना शुरू किया। टीज किस बात पर करना शुरू किया? इस बात पर कि दिलीप घोष का पद चला गया है, प्रदेश अध्यक्ष पद से उनको हटा दिया गया है। अब जब टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनको टीज करना शुरू किया तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी नारेबाजी शुरू की। ये नारेबाजी दोनों पक्षों से जैसे ही शुरू हुई, माहौल गरमाने लगा और इसी बीच और ज्यादा टीएमसी कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। उन्होंने अचानक से दिलीप घोष को घेर लिया, धक्का मुक्की शुरू हो गई। और इसी दौरान दिलीप घोष को उस स्थिति से निकालने के लिए जो सुरक्षा कर्मी हैं दिलीप घोष के, उन्होंने अपनी पिस्तौलें निकाल ली और पिस्तौल लहरा के दिलीप घोष को वहां से वो निकाल के ले गए। और जैसे ही दिलीप घोष को वो निकाल के ले गए, उसी दौरान झड़प शुरू हो गई बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में। एक तो बीजेपी कार्यकर्ता घायल भी हो गए इस झड़प में। गौरव। अनुपम, फिलहाल इस जानकारी के लिए धन्यवाद। इस खबर पर नजर बनाए रखिए। ताजा जानकारी के लिए फिर मैं आपके पास लौट कर आऊंगा, क्योंकि उन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि सुरक्षा कर्मियों को पिस्तौल निकालनी पड़ी और पिस्तौल निकालने की नौबत आखिर आई क्यों? इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर। फिलहाल किसानों के भारत बंद की बात करते हैं। किसान संगठनों का भारत बंद, आम आदमी की सड़क पर जंग। बंद पर नेताओं की सियासतबाजी, आम जनता क्यों झेले पैंतरेबाजी? रुकी ट्रेन, अटकी गाड़ियां, फंसे लोग, बार बार बंद क्यों जारी बेरोक-टोक? किसानों की महीनों से जारी लड़ाई, नेताओं के दखल से किसकी भलाई? किसान सरकार में बातचीत पर ब्रेक, कोशिशें कैसे पकड़े सुलह का ट्रैक? महीनों से किसानों ने छोड़ा घर बार, कैसे बने बात, क्या करेगी सरकार? भारत बंद के आह्वान के साथ किसान सड़कों पर उतरे तो ट्रैफिक
इंतजाम की सांस फूलने लगी। दिल्ली के बॉर्डर के इलाकों में दिन चढ़ने के साथ ही ट्रैफिक जाम शुरू हो गया और कई किलोमीटर तक वाहन फंसे रहे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, हमने तो पहले ही कहा था कि लंच के साथ या लंच के बाद घर से निकलना। दिल्ली के अलावा देश के अलग अलग राज्यों में क्या है स्थिति, देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। किसानों के भारत बंद से जैसे जिंदगी ठप हो गई। हजारों हजार कारें इंच इंच आगे बढ़ने में हाँप रही हैं। हजारों लोग इस जाम में कारों में घंटों से कैद हैं। ये नजारा है दिल्ली गुरुग्राम की सीमा का। किसान संगठनों के भारत बंद को लेकर ये डराने वाली तस्वीर है। सोचिए, इनमें कई दफ्तर के लिए निकले होंगे, कुछ काम धंधे के लिए तो कुछ अस्पताल डॉक्टर के लिए, लेकिन सुबह से जाम ने इनकी रफ्तार पर ताले जड़ दिए हैं। हरियाणा से दिल्ली आने वाले ट्रैफिक को लेकर पुलिस पहले से सख्त घेरा बनाए बैठी थी और चेकिंग ऐसी शुरू हुई कि जाम का दायरा देखते ही देखते 1.5 किलोमीटर तक पसर गया। काली सफेद लाल हरी गाड़ियों से लेकर कारें, एम्बुलेंस, बस, ट्रक भारत बंद के साइड इफेक्ट के शिकार बन गए। इधर जाम में लोग तड़प रहे थे तो उधर किसान नेता राकेश टिकैत आंदोलन का सियासी स्वाद बता रहे थे। सुबह सब्जी के लिए आलू काटने में सहयोग दिया, फिर पूरियां बेली और बताया कि जाम लगा है तो क्या करें। पहले ही कह दिया था कि आज छुट्टी मनाओ। तो बंद का तो पहले ही बता दिया था कि भाई बंद रहेगा, लोग लंच के बाद में निकलना। लेकिन दिक्कत आपकी सरकार से लड़ाई है, पब्लिक को आप साथ में करना चाहते हैं, तो इस तरीके से नहीं लगता है क्या कि पब्लिक को परेशानी होगी तो पब्लिक का जो मूड है वो आपके भी खिलाफ जा सकता है? अगर सरकार के खिलाफ जाए तो? सरकार के खिलाफ जाएगा पब्लिक का मूड, सरकार के खिलाफ जाना चाहिए। कई सारी सड़कें बंद है, गुड़गांव से भी खबर आ रही है, आपके गाजीपुर से भी खबर है और भी जगहों पर है। तो सरकार से क्या अनुरोध है, क्योंकि आप कह रहे हो कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन है, तो फिर इतनी समस्या सोमवार का दिन, कैसे आपको लगता है कि इससे निजात तो कम से कम लोगों को मिलनी चाहिए ना? लोगों को इससे क्यों परेशान? तो नहीं ना, निजात तो मिलेगी लोगों से जब आटा दाल सस्ता होगा। कंपनियों का राज आ रहा है तो ये उसी के लिए तो बंद है। दिल्ली से सटने वाली बाकी सीमाओं पर भी किसान आंदोलन के नाम पर जाम से जंग जारी है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी लंबी लाइनें हॉर्न बजा रही हैं। वैसे गुरुग्राम दिल्ली की ये तस्वीरें सवाल जरूर पूछेंगी कि आंदोलन के नाम पर परेशान करने का हक किसने दिया? अपने अधिकार के लिए दूसरों के अधिकार पर चोट क्यों करेंगे आप? आज तक ब्यूरो। और किसानों के आंदोलन का असर राज्यों में भी दिख रहा है। दिल्ली के अलावा अगर हम बात करें तो दिल्ली से जुड़े राजमार्गों का हाल सुबह काफी बेहाल था। पंजाब की बात करें या हरियाणा की बात करें, कई जगहों पर ट्रैफिक को रोकना पड़ा। अंबाला के करीब किसानों ने वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया। 2017 की मीटिंग थी, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रोजगार खोने वाली सरकारां मुर्दाबाद, मोदी सरकार दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर एक बार फिर से जबरदस्त गहमा गहमी है। किसानों की मोर्चाबंदी है, बैनर, झंडा, पोस्टर हैं, तो संघर्ष का संकल्प भी है। गाजीपुर बॉर्डर जिस जगह मैं इस वक्त मौजूद हूं, यहां पर भी किसानों का आंदोलन चल रहा है। आज किसानों की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया है और भारत बंद के जरिए अलग अलग जगहों पर सड़कें बंद की गई हैं, जिससे कि आवागमन न हो सके, जो कि एसेंशियल सर्विसेज यानी कि चाहे वो एम्बुलेंस हो या फिर दूसरी चीज़ें, उनके लिए व्यवस्था आने जाने की गई है। हम सब चाहते हैं कि बात हो, हम शांतिपूर्ण लोग हैं। पहले आप ये समझिए, जो हमें दंगाई बता रहे हैं, खालिस्तानी बता रहे हैं, वी आर वेरी पीसफुल पीपल।
हम शांतिपूर्ण लोग हैं। हम गांधी जी के रास्ते पे चल के, अंबेडकर जी के रास्ते पे चलकर जो है आंदोलन करने वाले लोग हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि आंदोलन का जो राह पकड़े हुए हैं किसान, उसको छोड़ करके बातचीत किया जाए। उसके लिए आप लोग आगे कदम किस तरीके का बढ़ा रहे हैं? हमने तो हर बार बातचीत का ही ऑफर दिया। सरकार हमारी बात कर रही कहाँ? सरकार तो हमें बीच धार पे छोड़ दी। -4 डिग्री से हम बैठे हुए हैं। हमारे 600 किसान शहीद हो गए। हम कब नहीं बात करना? हम तो बात ही करने के लिए जा रहे थे। किसान आंदोलन का एपिसेंटर रहे गाजीपुर पर एक्शन से भरे इन तस्वीरों की वजह यह है कि आंदोलन के आज 10 महीने पूरे हो गए, जिसे किसानों ने विरोध प्रदर्शन के तौर पर मनाने की ठानी है। ये दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर है। सड़क है NH9 की, जो दिल्ली से गाजियाबाद और पूरे उत्तर प्रदेश को जोड़ती है, और इस पर आम दिनों में ट्रैफिक चलता है। और यहाँ पर सुबह 6 बजे से ही ट्रैफिक पूरी तरह से रोक दिया गया है। जो 2 लेन है, जिस पर 2 सड़कें हैं जिस पर ट्रैफिक जाता है, एक मेरठ हाईवे है और दूसरा जो NH24 की सड़क है। दोनों सड़कों पर किसान सुबह से ही बैठे हुए हैं। ट्रैफिक पूरी तरह से रुका हुआ है और यही संदेश देने की कोशिश है कि जिस तरीके से सरकार उनकी मांग नहीं मान रही है, तो उसको लेकर के सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की ये एक कोशिश है। पौ फटते ही गाजीपुर में आक्रोश फूटने लगा। कुछ महीनों में यहाँ खामोशी छाई हुई थी। राकेश टिकैत बंगाल, पंजाब, हरियाणा, यूपी घूम रहे थे। बीजेपी को बैकफुट पर लाने में लगे थे, लेकिन आज वो यहाँ डेरा जमाए नजर आए। मूछें तनी थीं, सिर पर केसरिया पगड़ी थी, हाथ आलू काटने में उलझे थे और निगाह किसान आंदोलन की काट से सरकार को तिलमिला देने पर लगी थी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। यहां एक तरफ किसानों ने कहा है कि वो सड़क को जाम करेंगे, दूसरी तरफ रेल लाइन को रोका जा रहा है। किसान ये भी कह रहे हैं वो सरकार से बातचीत को तैयार है। अब आगे इसका समाधान क्या निकलेगा, इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर। फिलहाल एक ब्रेक, देखते रहिए आज तक। 3 दिन के व्यस्त अमेरिका दौरे से लौटने के बाद बीती रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की साइट पर पहुंच गए और 1 घंटे तक संसद भवन की नई इमारत के निर्माण का निरीक्षण किया। बीजेपी नेता और सरकार के मंत्री पीएम के इस औचक निरीक्षण को निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के लिए प्रेरक बता रहे हैं। ये पीएम मोदी से ही संभव था। थका देने वाला 3 दिनों का कूटनीतिक दौरा, 20 घंटे से ज्यादा का विमान सफर, लेकिन न चेहरे पे शिकन, न थकान की कोई लकीर। नए जोश के साथ नए मोर्चे पर तैनात। ये केंद्र सरकार के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की प्राइम साइट है। रात के करीब 8:45 बजे हैं और अचानक यहां पीएम मोदी पहुंचे हैं। ना पहले से कोई खबर, ना कोई प्लान। जायजा लेने सीधे मोदी प्रधानमंत्री निवास से यहां पहुंच गए। पीएम मोदी ने एक एक हिस्से का मुआयना किया। उस लोकेशन पर भी पहुंचे जहां से संसद की मौजूदा इमारत एक फ्रेम में दिख रही थी। एक तरफ विरासत में मिली स्थापत्य कला की ऐतिहासिक मिसाल, तो दूसरी तरफ आधुनिक भारत की अगुवाई करने वाली निर्माणाधीन नई बिल्डिंग। प्रोजेक्ट प्रभारी ने एक एक बारीकी पीएम मोदी को बताई। ये मेरी नरेंद्र मोदी खुद लोकसभा के सदस्य हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के नाते पूरी संसद ही उनका सदन है। वो लोकसभा की साइट से राज्यसभा की साइट की तरफ भी गए, वहां भी निर्माण कार्य की पूरी जानकारी ली। पीएम मोदी का यूं अचानक यहां आ जाना, यहां काम करने वालों के लिए सपने देखने जैसा था।
यकीन से परे था कि देश के प्रधानमंत्री साक्षात यहाँ मौजूद हैं। देखने वालों की निगाहें हैरानी से भर गई थीं। कुछ ने भावावेश में आकर अपने प्रधानमंत्री के पैर छूकर अभिवादन किया, तो कुछ ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। सेंट्रल विस्टा परियोजना पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। वो इसे लेकर बेहद संजीदा है। कानूनी अड़चनों को पार करते हुए ये परियोजना आगे बढ़ रही है, तो पीएम मोदी चाहते हैं कि ये समय पर पूरी हो जाए। अमेरिका दौरे से लौटते ही पीएम मोदी यहाँ आए, ये सबूत है कि इस परियोजना की उनकी नजर में क्या अहमियत है। और जब खुद पीएम इतने तत्पर हैं, तो इन्हें पूरा करने वाली एजेंसियों को कितनी तत्पर रहनी होगी, ये आप समझ सकते हैं। आज तक ब्यूरो।